अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। मैंने पहले आप लोगों को कंप्लीट लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट का ओवरव्यू दिया था। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कैसे काम करता है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कैसे काम करता है। आप लोगों को कोई भी टॉपिक मुश्किल लगता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से किसी भी बुक का, आप मुझे कमेंट करें, मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। या बोर्ड एग्जाम जैसे करीब आ रहे हैं, अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इशू आ रहा है पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, तो आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। ठीक है, तो अपनी जो वीडियो है इसको आप लोगों ने अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर किया करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे जाकर देखें। जब वो वीडियो आप देख लेंगे तो आप लोगों के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक लाइन पढ़ाऊंगी और आप लोगों को बिल्कुल भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट द एंड ऑफ लेक्चर आप लोगों को ये टॉपिक बैठे बिठाए यहाँ पे 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। अब होता क्या है कि सनलाइट एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ड्राइव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये हमें पता है कि एक कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है उसे ऑब्वियसली सनलाइट की ज़रूरत होती है अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जब हम उनको क्लस्टर्स की फॉर्म में, क्लस्टर कहते हैं गुच्छे की फॉर्म में, अरेंज कर लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है एक फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम क्या करता है? एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन करवाता है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लाइट डिपेंडेंट कहाँ पे चलता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पे होता है। ये पॉइंट्स एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर पेपर में आते होते हैं, तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को नोट करते जाना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड में मार्क्स गेन करने का भी तरीका साथ साथ बताऊंगी। आपको डेफिनेशन आती है डिफाइंड फोटो सिस्टम। अब एक वो स्टूडेंट है जो सिर्फ यहाँ से लेके इतनी डेफिनेशन लिख के आएगा, ऑब्वियसली बात है कि उसको 2 नंबर कभी भी नहीं मिलने वाले, इवन कि वो 1 मार्क भी नहीं गेन कर सकेगा। अगर साथ आप उसके फंक्शन सिर्फ एक लाइन में लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर बोर्ड में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने उसका जवाब ही 2 लाइनों में लिखा है। आप एक एफएससी के स्टूडेंट हैं और अगर आप एक 2 नंबर के सवाल का जवाब 2 लाइंस में लिखेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर नहीं मिलेंगे। आपने करना कि आप एक डेफिनेशन लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में उसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे उसके 2 फंक्शन बताए हुए हैं कि एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन करवाता है और यूटिलाइजेशन होती है सोलर एनर्जी की। आप इसके 2 पॉइंट्स बना के लिखें। आपका जो जवाब होगा वो 4-5 लाइनों पे चला जाएगा और ऑटोमेटिकली कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। ये मार्क्स गेन करने की टेक्निक होती है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब इस पूरे रिएक्शन को आपने समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे लाइन पढ़ते हैं कि एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल पिगमेंट मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। एक फोटोन, कोई भी सनलाइट की रे आई जिसने फोटो सिस्टम पे आके अटैक किया, उससे क्या हुआ कि ये वाला जो क्लस्टर का जो पार्ट था ये एक्साइट हुआ और इसने फर्दर एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। इतना ट्रांसफर किया कि एट द एंड जो एनर्जी थी वो कहाँ पे पहुंच गई हमारे पास? रिएक्शन सेंटर में। और रिएक्शन सेंटर में हमारी एक्चुअल एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस होती है, जहाँ पे हमारी सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी हमारे पास हमें फूड प्रिपेयर करके देती है। अब होता क्या कि फोटो सिस्टम के पास एक क्या होता है? लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है। फोटो सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स ने क्या करना है? लाइट को गैदर करना होता है। रिएक्शन सेंटर ने एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है, सोलर एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। Antenna complex has many molecules of chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids and most of them channeling the energy to reaction center। वो कहते हैं कि जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है इसके पास मॉलिक्यूल ए भी, क्लोरोफिल ए भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा और कैरोटिनाइड्स भी होंगे। सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बी एंड कैरोटिनाइड्स आर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, तो इसके पास सारे के सारे पिगमेंट्स होते हैं जो ये चैनल एनर्जी जो है उसको चैनल करता है टू द रिएक्शन सेंटर, जहाँ पे हमारी क्या होगा? अब रिएक्शन सेंटर के पास 1 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, दैट इज एमसीक्यू पॉइंट के रिएक्शन सेंटर के पास सारे के सारे पिगमेंट्स होंगे, बट सॉरी एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास सारे के सारे होंगे हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, लेकिन रिएक्शन सेंटर के पास सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा।
along with primary electron acceptor and associated electron carriers of electron transport system। इसके पास क्या होगा, एक रिएक्शन सेंटर होगा, रिएक्शन सेंटर के साथ एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अटैच होगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो हमारे पास एक रिएक्शन सेंटर होगा, उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होगी। इस तरह से हमारा पूरा फोटो सिस्टम का प्रोसेस चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन सेंटर एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द नियर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब उसने दोबारा वही बात की कि जो रिएक्शन सेंटर होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ लिंक होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अस। ठीक है, हमारे अंदर जो है एटीपी जो है वो बेसिकली क्या है, एनर्जी का एक सोर्स है। और वो कैसे प्रोड्यूस होगी, केमियोस्मोसिस का एक प्रोसेस होता है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इस प्रोसेस के थ्रू किस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोड्यूस हो रही होती है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट मॉलिक्यूल ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स इज ट्रांसफर्ड अल्टीमेटली टू द रिएक्शन सेंटर। अब उसने दोबारा से वही बात की जो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, और वहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। अब मैं आपको इसका उर्दू में ब्रीफ बताती हूँ कि मैंने एक्सप्लेन क्या किया है। इस पॉइंट को आपने गौर से सुनते जाना है। सबसे पहले हमारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के मॉलिक्यूल होंगे उन्होंने खुद को क्लस्टर्स में अरेंज किया, उन्हें हमने कहा फोटो सिस्टम बन गया। फोटो सिस्टम ने दो काम किए, एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन करवाई और उसकी यूटिलाइजेशन करवाई सोलर एनर्जी की। उसके बाद क्या हुआ, फोटो सिस्टम पे आके जब भी कोई फोटोन ऑफ लाइट आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा टू द रिएक्शन सेंटर। फोटो सिस्टम के दो पार्ट से, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स वगैरह प्रेजेंट थे, इसने लाइट को गैदर किया था। और रिएक्शन सेंटर ने इसको लाइट को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। रिएक्शन सेंटर के पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी था, उसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी थी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में केमियोस्मोसिस के थ्रू हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हो गई थी, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पूरी बात इस पैराग्राफ में की हुई है। अब आप इस पैराग्राफ को अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इनको फोटो सिस्टम 1 एंड 2 क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। दे आर नेम्ड सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। अब हमने ये बात याद रखनी कि फोटो सिस्टम 1 कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है एंड फोटो सिस्टम 2 कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर की लाइट एंड फोटो सिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की। ठीक है, उसके बाद इन हर फोटो सिस्टम के साथ एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अटैच होता है। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या करना होगा कि वो क्या करेगा, ट्रैप करेगा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को। जो जी स्कीम बनाई गई है इसमें हम बताएंगे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेसिकली काम कैसे कर रहा है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देती हूँ यहाँ पे। जब भी फोटो सिस्टम पे कोई लाइट की रे आएगी तो उसने क्या करना है, उस फोटो सिस्टम को एक्साइट करता है, वहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको ट्रांसफर करता है टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पड़े होते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तो वहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस। अब यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। जो प्रीडोमिनेंट टाइप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का उसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, और जो हमारे पास दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक में हमारे पास दो फोटो सिस्टम। अब ये डिफरेंस आता होता है अक्सर कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में क्या डिफरेंस होता है कि जो प्रीडोमिनेंट होता है वो हमारे पास, जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा वो जो ज़्यादातर प्लांट्स में हो रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, नॉन साइक्लिक, और जो कम होता है दैट इज साइक्लिक। जो नॉन साइक्लिक है उसमें दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जो साइक्लिक होता है उसमें एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। फिर हम आगे फर्दर पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। जब फोटो सिस्टम 2 पे लाइट आती है, लाइट एब्जॉर्ब करेगा फोटो सिस्टम 2, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हुई तो उसने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। यहाँ पे आपने एनर्जी का लेवल देखना है कि देखें एनर्जी का एरो अपवर्ड जा रहा है, यहाँ पे एनर्जी का लेवल कम है, यहाँ पे एनर्जी का लेवल ज़्यादा है। इट मीन्स फोटो सिस्टम जो जहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ पे एनर्जी कम है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हाई एनर्जी लेवल पे पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, जब भी इस पर लाइट आएगी तो इससे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद वो हाई एनर्जी लेवल पर जाएंगे, मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे।
अब यहाँ पे उसने यही बात की हुई है, हाई एनर्जी लेवल पर जाएंगे। रिएक्शन सेंटर में P680 इज कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल इज नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको ये बात पता है, जहाँ भी हमारे पास जो है कोई एक फोटो सिस्टम जो है एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ से रिलीज होगा वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, फिर फर्दर पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक इलेक्ट्रॉन कैसे गए, आगे कैसे जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं A to Z आप लोगों को बताऊंगी कि इस प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है। आपको बिल्कुल भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने अल्फाज में इजीली इसको बयान कर सकते हैं। ना आपकी MCQs में मिस्टेक्स होगी, ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, दूसरों की भी हेल्प करें। बोर्ड एग्जाम्स करीब हैं, दिल लगा के पढ़ें। कोई भी इशू आता है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें, यूट्यूब पे कांटेक्ट कर लें, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हाजिर हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।